अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है दी ब्लैक स्पॉट। अच्छा जी, दी ब्लैक स्पॉट जो है वो लिया गया है दुनिया के मशहूर तरीन एक नावल, जो बच्चों का मशहूर तरीन नावल है ट्रेजर आइलैंड, उससे लिया गया है। और ये रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने लिखा था। और यूँ समझ लें कि जब से लिखा है तब से इसकी पब्लिश होना ये बंद नहीं हुआ, तो इतना ज़्यादा मशहूर हुआ। हालांकि ये उन कामों में से है जिस काम में अदबी वैल्यू जो है ना, जो इसकी आर्टिस्टिक वैल्यू है, जो इसकी लिटरेरी वैल्यू है, वो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। मतलब कहानी में कोई ऐसी बात भी नहीं है कि बस पूरी दुनिया बस पढ़े ही चले जाए, पढ़े ही चले जाए। लेकिन बस फिर भी पता नहीं क्यों जब से छपा है तब से आज तक दुनिया जो है वो पढ़ी चली जा रही है। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, नावल अच्छा था, बुरा नहीं था, नावल अच्छा है। लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही दुनिया का अजीम तरीन काम कर दिया हो, लेकिन मशहूर ऐसे ही है कि मतलब हर बच्चे ने पढ़ा होता है। और कितनी ही दफ़ा इसके ऊपर फ़िल्में बनी हैं, कितनी ही कार्टून्स बने हैं। हर कार्टून, हर फिल्म जो कि समंदर के बारे में होती है, उसमें ज़रूर इसके हिंट्स होते हैं। तो बहरहाल तो उसका एक चैप्टर लिया है थोड़ा सा आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करवाने के लिए, कि आप जब एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि पूरी कहानी भी पढ़ें। ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दूंगा आपको कि पीछे कहानी में क्या हो रहा था, लेकिन मेजर फोकस हम रखेंगे इसी बात पे कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमेशा की तरह डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपने यकीनन निकाल लिए होंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ताकि आपका सारा ध्यान चैप्टर को समझने पे रहे, वर्ड्स के पीछे आप ना भाग रहे हों। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी लफ्ज़ के कुछ डिक्शनरी मीनिंग कुछ और हो, लेकिन चूँकि ट्रांसलेशन करते हुए ज़्यादा सेंस दूसरा मीनिंग कर रहा होगा, तो मैं वो यूज़ करूँगा। तो आप जब वर्ड मीनिंग कर रहा हूँ तो आप ट्रांसलेशन डिक्शनरी के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन समझने के एतबार से मैं आपको ज़्यादा करेक्ट मीनिंग समझाता चला जाऊँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। स्क्वायर ट्रेलॉनी, डॉक्टर लीजी एंड द अदर हैव द अदर्स हैव आस्क्ड मी टू राइट डाउन ऑल आई नो अबाउट ट्रेजर आइलैंड। एक साहब थे, उनका नाम है स्क्वायर ट्रेलॉनी। ट्रेलॉनी उनका नाम है, स्क्वायर उनका लक़ब है। समझाता हूँ वो क्या होता है। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर लीजी एंड दी अदर्स, और दूसरों ने मुझसे कहा है कि मैं लिखूँ वो तमाम बातें जो मैं ट्रेजर आइलैंड के बारे में जानता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कहानी क्यों लिख रहा हूँ इसके बारे में इन्होंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। किताब में ऐसा नहीं है, किताब में काफ़ी तफसील से बातें हैं, तो उन्होंने बहुत सी बातें यहाँ पे मुख्तसर करके आपकी आसानी के लिए काफ़ी शॉर्ट करके लिखी हैं। तो एक साहब थे वहाँ के मशहूर बड़े, डॉक्टर लीजी, और एक साहब थे वहाँ के बहुत मशहूर, ट्रेलॉनी साहब। ट्रेलॉनी साहब जो थे ये समझ लें जैसे कि नवाब टाइप के होते हैं ना, हुकूमत की तरफ से सिलेक्टेड बंदे होते हैं हर इलाके के अंदर, कि जी ये इस इलाके के बड़े हैं। तो ये इस इलाके के बड़े थे, तो उस जगह के बड़ों को वहाँ स्क्वायर कहते थे। यूँ समझ लें जैसे हमारे यहाँ कह सकते हैं कि नवाब साहब, तो फ़लाने इलाके के चौधरी, फ़लाने इलाके के सरदार। तो यूँ स्क्वायर को आप उसके इक्विवेलेंट समझ लें आसानी के लिए। तो स्क्वायर ट्रेलॉनी और डॉक्टर ल्यूजी जो हैं, ये दो बड़े थे, और उसके अलावा बाकी भी कुछ लोग इस कहानी में शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बताऊं कहानी के बारे में, इस ट्रेजर आइलैंड के बारे में आप लोगों को। मेरा नाम है जिम हॉकिंस, जो ये कहानी बता रहे हैं। माई नेम इज़ जिम हॉकिंस एंड आई वॉज इन द स्टोरी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मेरा नाम जिम हॉकिंस है और मैं इस कहानी में शुरू से ही था, बिल्कुल शुरू से इस कहानी का हिस्सा रहा हूँ। बैक इन द 17 डैश डैश, यानी 1700 कुछ की बात है, यानी बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 300 साल पुरानी बात है। आई वॉज ओनली अ बॉय देन, मैं उस वक्त सिर्फ एक लड़का ही था। एंड इट ऑल बिगेन एट द टाइम माई फादर ओन्ड द एडमिरल बेनबो इन। और ये सब तब शुरू हुआ जबकि मेरे वालिद साहब मालिक थे एक इन के, एक होटल के, जिसका नाम था एडमिरल बेम्बो। ठीक है, तो आई रिमेंबर सो क्लियरली द डे व्हेन द ओल्ड सी मैन केम टू स्टे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है वो दिन जब वो बूढ़ा मल्लाह हमारे यहाँ रुकने आया था। जो समंदर पे सफ़र करने वाले, समंदर पे जहाज़ चलाने वाले लोग होते हैं, उनको सी मैन कहते हैं। अब वो सी मैन जो है वो कैप्टन भी हो सकता है, सी मैन जो है वो कोई आम आदमी ऐसा जो कि छोटे मोटे काम करता था वो भी हो सकता है, जो सफाइयाँ करने वाला है जहाज़ का वो भी सी मैन हो सकता है। तो जहाज़ पे काम करने वाले या समंदर में अपनी ज़िंदगियाँ ज़्यादातर बिताने वाले वो सी मैन होते हैं। तो एक बूढ़ा सी मैन, बूढ़ा मल्लाह जो है वो हमारे यहाँ
रहने आया था, वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। आई कैन ऑलमोस्ट सी हिम इन द फ्रंट ऑफ मी एज आई राइट। जबकि मैं बातें आपको लिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरे सामने ही बैठा है। ही अराइव्ड विद हिज सी चेस्ट, a tall, strong man with a cut across one cheek. वो जब आया था तो उसके पास एक एक संदूक था, जो समुद्री संदूक होते हैं। समुद्री संदूक ज़रा एक ख़ास अंदाज के, जैसे कुछ ख़जाने जैसे दिखने में होते हैं ना, उस टाइप के एक समुद्री संदूक था। और ये लंबा सा आदमी था, काफ़ी मजबूत था, और इसके चेहरे पे एक कट लगा हुआ था, एक एक तरफ, एक गाल के ऊपर। द ओल्ड सीमैन स्टूड आउटसाइड। वो बूढ़ा मल्ला जो है वो बाहर खड़ा रहा, लुकिंग अराउंड, इधर उधर देखता रहा। Our inn was our inn was on the cliffs above Black Hill Cove। और जो हमारा होटल था, जो जहाँ रुक सकता था वो आके, वो एक खाड़ी थी जिसका नाम था ब्लैक हिल कोव। उसके ऊपर पहाड़ियाँ थीं, उन पहाड़ियों के ऊपर वाक़ था। ठीक है, कुछ मैं आपको शक्ल दिखाऊँ, ऐसी सी थी कि कुछ ये पहाड़ियाँ सी थीं ऐसे, फिर यूं करके ऐसे कुछ साहिल सा था, और ये समंदर था। ठीक है, तो इस पहाड़ी के ऊपर, ये कोव कहलाता है। कोव जो होती है वो छोटी सी जगह होती है किसी पहाड़ी के किनारे और समंदर के किनारे, जहाँ पे कश्तियाँ आके लग सकती हैं। ठीक है, और इनका इन जो है वो यहाँ वाक़ था, एडमिरल बेम्बो। तो इससे क्या क्या वजाहत करना चाह रहे हैं कि देखें, अगर कोई यहाँ पे रुकेगा, कोई यहाँ पे ठहरेगा, तो वो आसानी से देख सकता है कि कौन कौन से जहाज़ आ रहे हैं, कौन कौन सी कश्तियाँ आ रही हैं, कौन कौन सी कश्तियाँ जा रही हैं। ठीक है, तो हमारा जो इन था वो क्लिफ्स पे था, पहाड़ियों पे था, वो जो के ऊपर था ब्लैक हिल कोव पे। ये ब्लैक हिल कोव कहलाती है, ये जगह कहला रही थी ब्लैक हिल कोव, इसका नाम था। एंड वॉज अ वाइल्ड लोनली प्लेस। और काफ़ी तन्हा तन्हा इलाका था। वाइल्ड इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ कोई ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे। वैसे तो वाइल्ड जंगली को कहते हैं ना, लेकिन वाइल्ड इसलिए भी कह रहे थे कि वो दूर दराज इलाका था। बाकी ऐसी जगह पे हमने अपनी वो बनाई थी, इन बनाई थी, जहाँ आम गुजरगाह नहीं थी लोगों के लिए। तो और तन्हाई का भी काफ़ी वहाँ पे सामान मौजूद था, यानी ज़्यादा इर्द गिर्द लोग मौजूद नहीं होते थे, आसपास कोई ज़्यादा घर नहीं थे। तो लोनली कहते हैं तन्हा जो जगह हो, ऐसी जगह था हमारा जो होटल था या इन जो था। बट द सीमेन सीम टू लाइक इट। लेकिन उस मल्लाह को ये बात बहुत पसंद आ रही थी कि हमारा वो तन्हाई के इलाके में भी है और ऊपर से समंदर में भी नज़र रख सकते हैं, उस पे बैठ, उसमें उसमें कमरा किराए पे लेकर। उसने पूछा, ही आस्क्ड, टू मैनी पीपल कम है, क्या काफ़ी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं? नो, माई फादर टोल्ड हिम, नहीं, मेरे अब्बा ने उसको बताया। देन इट्स द प्लेस फॉर मी, तो फिर यही वो जगह है जहाँ मैं ठहरूंगा, सेड द सीमैन, उस मल्लाह ने जवाब दिया। आई विल स्टे हियर फॉर अ बिट, यू कैन कॉल मी कैप्टन, मैं यहाँ कुछ वक्त गुजारूंगा, आप मुझे कैप्टन कह सकते हैं। ही थ्रू डाउन 3 or 4 गोल्ड कॉइन्स, उसने नीचे ज़मीन पे ना ऐसे उछाल दिए 2-3 सोने के सिक्के। टेल मी व्हेन आई हैव स्पेंट ऑल दैट, मुझे बता देना जब मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ और मेरे सारे पैसे जो मैं तुमको एडवांस देना वो खर्च हो जाए, तो बता देना, मैं और दे दूँगा। ही वॉज अ साइलेंट मैन, वो एक खामोश आदमी था। ऑल डे ही वॉकड अराउंड द कोव, सारा दिन वो उस कोव के इधर उधर घूमता रहता। एंड अप ऑन द क्लिफ्स, और पहाड़ियों के ऊपर इधर उधर घूमता रहता। यानी कभी यहाँ पे घूमता हुआ पाया जाता, जहाँ पे कश्तियाँ आ आके लगती थी पहाड़ी के नीचे, और कभी पहाड़ी के ऊपर घूमता हुआ पाया जाता। ठीक है जी। ऑल इवनिंग ही सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, और सारी शामें वो ऐसे बिताता था कि अपने कमरे के कोने में बैठा रहता। एवरी डे ही आस्क्ड इफ एनी सीमैन हैड गॉन अलोंग द रोड, हर रोज़ वो हमसे पूछता कि ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई दूसरा मल्ला यहाँ इस सड़क से गुजरा हो। एट फर्स्ट वी थॉट ही वांटेड फ्रेंड्स ऑफ हिज ओन काइंड, शुरू में हम समझे वो हमसे इसलिए पूछता है रोज़ाना, भाई कोई मल्ला तो नहीं गुजरा यहाँ से, भाई कोई मल्ला तो नहीं गुजरा यहाँ से। वो इसलिए रोज़ पूछता है, शायद उसको अपनी जैसी नस्ल के दोस्त चाहिए, यानी दूसरे मल्ला दोस्त ढूंढ रहा है कि कोई मल्ला गुजरे तो मैं बैठूँ, उससे बातें करूँ, मेरा दिल बहलाऊँ। बट देन, लेकिन फिर उसके बाद वी बिगैन टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ डिफरेंट रीज़न, हमको ऐसे ऐसा समझ में आना शुरू हुआ कि कोई और वजह है उसकी ये पूछने की। He told me to watch for a seaman with one leg and to let him know the moment a man like that appeared. उसने मुझे बताया, या उसने मुझसे कहा
कि मैं नज़र रखूं एक ऐसे मल्लाह पर, एक ऐसे समंदर के सफ़र करने वाले आदमी पर जिसकी एक टांग हो, और जैसे ही मैं उस आदमी को देखूं, जैसे ही वो आदमी नज़र आए, मैं फ़ौरन इनको बता दूं। ही प्रॉमिस टू गिव मी अ सिल्वर कॉइन एवरी मंथ फॉर डूइंग दिस। और हर महीने उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक सिल्वर का सिक्का, चांदी का सिक्का दे दिया करूँगा अगर तुम ऐसा करोगे। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं हर महीने चांदी का सिक्का दूंगा। आई ड्रीम्ड अबाउट दिस वन लेगेड सीमैन फॉर मैनी नाइट्स आफ्टरवर्ड्स। और इस सारी डिस्कशन के बाद उसके बाद आने वाली कई रातों को मैं इस एक टांग वाले मल्लाह के बारे में ख्वाब देखता रहा। द कैप्टन स्टेड वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ। वो कैप्टन जो है वो हमारे यहाँ रुका रहा, एक हफ्ता, फिर कई हफ्ते, हफ्तों के बाद हफ्ते, यहाँ तक के महीने गुजर गए। अब वो हमारे यहाँ रुका रहा। हिज गोल्ड कॉइन्स वर सून यूज्ड अप। उसके जो सिक्के सोने के उसने हमें दिए थे वो तो जल्दी इस्तेमाल हो गए, ख़त्म हो गए, किराए में एडजस्ट हो गए। बट माई फादर वॉज अ सिक मैन एंड आई वॉज अफ्रेड टू आस्क फॉर मोर। लेकिन मेरे अब्बा जो थे वो तो बीमार आदमी थे, अब मैं ज़रा डर रहा था कि मैं उनसे और सिक्के मांगूँ। डॉक्टर ल्यूजी केम लेट वन आफ्टरनून। एक दिन सपहर के वक्त, आफ्टरनून के भी बाद, तो सपहर कहते हैं माने इसको। तो उस वक्त डॉक्टर ल्यूजी आए। आफ्टर ही हैड सीन माई फादर। ये डॉक्टर साहब थे जो लोगों का इलाज करते थे और कई लोगों का इलाज उनके घर जाके किया करते थे। तो जब उन्होंने मेरे वालिद साहब को चेकअप कर लिया, देख लिया, ही हैड डिनर विद अस, उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया। आई नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्टर विद हिज वाइट हेयर एंड प्लेजेंट वे ऑफ स्पीकिंग एंड दैट डर्टी हैवी रेड फेस्ड सीमन। मैं देख रहा था कितना फ़र्क है ना इन डॉक्टर साहब में जिनके सफ़ेद बाल हैं। अच्छा, ये सफ़ेद बाल कैसे होते थे उस ज़माने में? जो बड़े आला ओहदेदार होते थे वो एक विग पहना करते थे और वो सफ़ेद बालों की विग होती थी। और वो इस बात से इसका इस्तेज़ार होता था कि जी कोई आला ओहदेदार हैं, किसी ख़ास रैंक के आदमी हैं, कोई जज टाइप के आदमी हैं। तो डॉक्टर को देखा कितना फ़र्क है डॉक्टर साहब में कि उनके सफ़ेद बाल, और कितना कितना प्यारा अंदाज़ है बात करने का, कितने आसानी से अच्छे अंदाज से बात करते हैं। और ये गंदा सुंदा इतना भारी भरकम लाल मुंह वाला मल्लाह। तो 1 जनवरी मॉर्निंग द कैप्टन गॉट अप अर्ली एंड वॉक डाउन टू द बीच। 1 जनवरी की सुबह थी, कैप्टन साहब जो थे ये जल्दी उठे और साहिल की तरफ चल पड़े। इट वॉज़ अ कोल्ड विंटर्स डे विद द सन स्टिल लो इन द स्काई। ये सर्दियों का एक ठंडा दिन था, अभी भी सूरज जो है वो अभी आसमान में नीचे था, यानी ऊपर चढ़ा नहीं था, इतना दिन नहीं चढ़ा था अभी। लो इन द स्काई भी नीचे ही था। माई मदर वॉज अपस्टेयर्स विद माई फादर हु वॉज नाउ वेरी इल। मेरी अम्मी ऊपर थी, ऊपर वाले फ्लोर पे थी मेरे अब्बू के साथ, जो कि अब बहुत ज़्यादा बीमार थे। आई वॉज गेटिंग द टेबल रेडी फॉर द कैप्टन ब्रेकफास्ट। अब मैं वो टेबल तैयार कर रहा था कैप्टन के नाश्ते के लिए। सडनली द डोर ऑफ द इन ओपन एंड अ मैन स्टेप्ड इन। अचानक से दरवाज़ा खुला और एक आदमी दाखिल हुआ। आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर। मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। ही वोर अ सेलर्स शॉर्ट स्वॉर्ड बाय हिज साइड। उसने पहनी हुई थी या उसने लगाई हुई थी एक मल्लाह की जो छोटी तलवारें होती हैं वो अपनी साइड पे लगाई हुई थी, यानी वो कमर के गिर्द एक पट्टा बांधते हैं, उस पट्टे के अंदर उड़सी होती है तलवार उन्होंने। एंड आई नोटिस, या एक बेल्ट होती है, बेल्ट में लगाई हुई होती है। एंड आई नोटिस ही हैड ओनली 3 फिंगर्स ऑन हिज लेफ्ट हैंड। और मैंने गौर किया कि उसके उल्टे हाथ में सिर्फ 3 ही उंगलियां हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड एंड ही सेड। मैंने उससे पूछा आपको क्या चाहिए, उसने जवाब दिया आई विल टेक अ ड्रिंक। मैं कुछ पीने के लिए लूँगा। बट बिफोर आई कुड फैच इट ही टोल्ड मी टू कम नियर हिम। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके लिए कुछ पीने के लिए लेके आता, उसने मुझे अपने पास आने के लिए कहा। इज़ दिस टेबल फॉर माई ओल्ड फ्रेंड बिल? क्या ये टेबल तुमने मेरे बड़े पुराने दोस्त बिल के लिए सजाई है? द स्ट्रेंजर आस्ट। उस अजनबी ने पूछा विद अ टेरेबल स्माइल, बड़ी ख़तरनाक मुस्कुराहट के साथ। आई टोल्ड हिम आई डिड नॉट नो हिज फ्रेंड बिल and the best breakfast was for a man who was staying at the inn. We call him the captain, I said. तो मैंने उसको बताया कि नहीं, मैं किसी उसके दोस्त बिल को नहीं जानता, बल्कि नाश्ता तो हमारे इन में ठहरे हुए एक आदमी के लिए है जिसको हम कैप्टन बुलाते हैं। Does he have a sword cut on his face? He asked. उसने पूछा क्या उसके मुंह पे तलवार के कट का निशान है? Yes, I said. हाँ, मैंने कहा। That's Bill, said the stranger. Is he there? अरे यही तो है मेरा दोस्त बिल, क्या वो यहाँ है? आई टोल्ड हिम द कैप्टन वॉज आउट वॉकिंग। मैंने उसको बता दिया कैप्टन साहब जो हैं वो बाहर चहलकदमी के लिए गए हुए हैं। एंड द मैन वेटेड, और उस आदमी ने इंतजार किया। लाइक अ कैट वेटिंग फॉर अ माउस, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक बिल्ली किसी चूहे का इंतजार कर रही हो।
आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पे जो तासुरात थे ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। एंड वॉज श्योर द कैप्टन वुड नॉट बी प्लीज टू सी हिम, और मुझे यकीन हो गया था कि कैप्टन उस बंदे को देख के खुश नहीं होगा। When the captain came back, the man pulled me behind the door. जैसे ही कैप्टन वापस आया, उस आदमी ने मुझे दरवाजे के पीछे खींच लिया। द कैप्टन ओपन द डोर, यानी इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोलता, उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया और खुद भी दरवाजे के पीछे हो गया। तो फिर कैप्टन ओपन द डोर, उस कैप्टन ने दरवाज़ा खोला एंड वॉकड अक्रॉस द रूम, और कमरा क्रॉस करके आगे बढ़ गया। अगर मैं थोड़ा सा आपको नक्शा समझा दूँ कि ये अगर कमरा है और समझ लें कि यहाँ वो दरवाज़ा था, तो ये जो बंदा था ना, इसलिए यहाँ खड़ा हो गया छुप के, और मुझे भी पकड़ लिया इन्होंने बताया। तो कैप्टन ने दरवाज़ा खोला तो ये दरवाजे के पीछे छुप गए। तो कैप्टन चलता हुआ ये थोड़ा आगे तक आ गया अपनी टेबल के करीब, यहाँ कहीं उसकी टेबल सजी थी। ठीक है, तो कैप्टन ओपन द डोर एंड वॉक अक्रॉस रूम, कैप्टन ने दरवाज़ा खोला और कमरा तकरीबन आधा क्रॉस कर लिया, कमरे के पास जाने लगा। बिल साइड द स्ट्रेंजर, पीछे से उसने आवाज़ दी कि बिल, उस अजनबी ने कहा। द कैप्टन टर्न्ड क्विकली एंड सॉस, तो कैप्टन अचानक से तेज़ी से घुमा, उसने हमें देखा। द कलर वेंट फ्रॉम हिज फेस एंड ही लुक्ड ओल्ड एंड सिक, उसके चेहरे से रंग उतर गया, इसको कहते हैं ना हम उर्दू में, रंग फ़क पड़ गया उसका, और वो अचानक से बूढ़ा और बीमार दिखने लगा। ब्लैक डॉग, ही सेड, इसका नाम था इस बंदे का ब्लैक डॉग। अब उसको हम काला कुत्ता नहीं बोलेंगे, उसको ब्लैक डॉग ही कहेंगे। ही स्टेयर्ड एट द स्ट्रेंजर, उसने उस अजनबी को घूरा। एंड व्हाट डू यू वांट, कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। यू एंड आई विल सिट एंड टॉक लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, सैड ब्लैक डॉग। तो उस ब्लैक डॉग ने कहा कि मैं और तुम बैठते हैं ना, और ज़रा पुराने ज़माने के जैसे दोस्त होते हैं हम, अच्छे दोस्तों की तरह बैठ के बात करते हैं बस। दे टोल्ड मी टू गो अवे, उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं चला जाऊँ। आई वेंट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर चला गया। बट द वॉइसेस बिकेम लाउडर, लेकिन जो आवाज़ें थी ना वो ज़रा ऊँची होना शुरू हो गई। नो नो एंड दैट्स एन एंड ऑफ इट, नहीं नहीं और बस बात यहाँ ख़त्म हुई। आई हर्ड द कैप्टन शाउट, कैप्टन की चीखने की आवाज़ मुझे आई। इफ़ वन इज़ कॉट विल ऑल बी कॉट, अगर एक भी पकड़ा गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। देयर वर मोर शाउट्स, और फिर मज़ीद चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आई। एंड देन द साउंड ऑफ द टेबल क्रैशिंग ओवर, और फिर आवाज़ आई जैसे कि टेबल उठा के फेंकी गई हो, टेबल गिराई गई हो। नेक्स्ट आई हर्ड द साउंड ऑफ सोर्ड्स, फिर मुझे आवाज़ आई तलवारों की। दैन ब्लैक डॉग रैन आउट ऑफ द इन एंड डिसअपीयर्ड फ्रॉम साइड डाउन द रोड, और फिर ब्लैक डॉग जो है वो उस हमारे होटल से बाहर निकल के भागा और फिर सड़क पे आगे जाके कहीं गायब हो गया। द कैप्टन चेज्ड हिम बट गेव अप एंड रिटर्न, कैप्टन ने उसका पीछा किया लेकिन छोड़ दिया, हार मान लिया, वापस आ गया। ही कुड ओनली जस्ट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो बड़ी ही मुश्किल से अपने कदमों पे खड़ा हो पा रहा था। ही कुड ओनली जस्ट से हम ये मतलब निकालेंगे, बड़ी मुश्किल से अपने कदमों पे खड़ा हो पा रहा था। आई रियलाइज ही वॉज फीलिंग इल, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बीमार महसूस कर रहा है, तबीयत उसकी ख़राब हो रही है। एंड रैन टू फैच हिम समथिंग टू ड्रिंक, और भाग के गया उसको कुछ पीने के लिए ला के देने के लिए। देन आई हर्ड हिम फॉलिंग, और फिर मैंने सुना कि वो गिर गया, उससे गिरने की आवाज़ आई। एंड हरीड बैक टू फाइंड हिम ऑन द फ्लोर, और मैं जल्दी से वापस आया तो ज़मीन पे पड़ा है। माई मदर हर्ड द नॉइज एंड केम डाउन स्टेयर्स, मेरी अम्मी ने आवाज़ सुनी तो वो भाग के नीचे आया उतनी सीढ़ियों से। वी लिफ्टेड द कैप्टन्स हेड, हमने कैप्टन साहब का सर उठाया। हिज आइज़ वर क्लोज्ड एंड हिज फेस वॉज अ टेरेबल कलर, उनकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे का रंग बड़ा अजीब सा हो गया था। एट दैट मोमेंट डॉक्टर ल्यूजी अराइव टू सी माई फादर, इत्तेफाक से उसी लम्हे डॉक्टर ल्यूजी जो है वो दाखिल हुए मेरे वालिद साहब को देखने, कि उनकी तबीयत के बारे में मालूम करने। ही लुक्ड एट द कैप्टन एंड सेड टू माई मदर, हिज हार्ट कैन टेक मच मोर ऑफ दिस, उन्होंने कैप्टन को देखा और मेरी अम्मी से कहा कि अब इसका दिल ये चीज़ें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। द कैप्टन ओपनड हिज आइज एंड ट्राइड टू सिट अप। वेयर्स ब्लैक डॉग, ही आस्क्ड, कैप्टन ने आंखें खोली और उठने की कोशिश की और कहने लगा कि वो ब्लैक डॉग कहाँ है, उसने पूछा। देयर इज़ नो ब्लैक डॉग हियर, सेड द डॉक्टर, यहाँ कोई ब्लैक डॉग नहीं है। गेट ऑन योर फीट एंड आई हेल्प यू टू योर बेड, अपने चलो अब खड़े हो जा, सीधे खड़े हो जाओ अपने कदमों पे, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं बिस्तर तक छोड़ाऊँ। लेटर दैट डे आई टुक द कैप्टन अ ड्रिंक, उस दिन कुछ वक्त के बाद मैं कैप्टन के पास कुछ पीने के लिए लेके गया। डिड द डॉक्टर से हाउ लॉन्ग आई मस्ट लाई इन माई बेड जिम, ही आस्क्ड, जिम क्या डॉक्टर ने बताया कि मैं अपने बिस्तर में कितने अरसे पड़ा रहूँगा। अ वीक, आई टोल्ड हिम, एक हफ्ते पड़े रहेंगे, मैंने उनको बताया। अ वीक,
क्राइड, एक हफ्ते का मुझे इंतजार करना पड़ेगा, एक हफ्ते आराम करना होगा। आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। दे हैव द ब्लैक स्पॉट ऑन मी बाय देन, उस वक्त तक तो मुझ तक ब्लैक स्पॉट पहुंचा देंगे। दे विल कम फॉर मी, और फिर मेरे पीछे 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 आ जाएंगे, वो पीछे लग जाएंगे मेरे। हु विल? ब्लैक डॉग? कौन आएगा तुम्हारे पीछे? ब्लैक डॉग, मैंने कहा। आई सेड यस बट देयर इज वर्स देन हिम, हाँ लेकिन उससे भी बुरे हैं भाई, उससे भी बुरी चीज़ें मौजूद हैं, उससे भी बुरे लोग मौजूद हैं, उससे भी ख़तरनाक लोग मौजूद हैं। इट्स माई ओल्ड सी चेस्ट दे वांट, जी मेरी जो संदूक है ना, समुद्री संदूक, उनको ये चाहिए, मेरा पुराना समुद्री संदूक। बट आई विल शो देम, लेकिन मैं उनको दिखा दूंगा जिम, इफ़ आई गेट द ब्लैक स्पॉट यू गो टू दैट डॉक्टर। देखो अगर उन्होंने मुझे ब्लैक स्पॉट दे दिया तो तुम डॉक्टर के पास जाना है, जो डॉक्टर है तुम्हारा। टेल हिम टू ब्रिंग अ क्राउड ऑफ लॉ ऑफिसर्स एंड लोकल जज ऑफ टू द इन, उसको बता देना डॉक्टर को कि बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स यानी पुलिस वालों को लेकर आओ, और कोई करीबी में लोकल जज को भी लेके आओ इस इन तक। कोई ऐसा बंदा लाओ जो जज का काम कर सके, फैसला करने का काम कर सके। दे कैन फैच फ्लिंट्स क्रू ऑल दैट आर लेफ्ट टू द एडमिरल बेम्बो, और वो लेके आ सकते हैं यहाँ पे फ्लिंट का क्रू। अब फ्लिंट जो था वो एक पायरेट था, तो फ्लिंट के जितने पायरेट के जितने भी बंदे अब जो भी रह गए हैं, ऑल दैट आर लेफ्ट, अब जितने बाकी बचे हैं, वो चाहें तो उन सबको ले आएँ टू द एडमिरल बेम्बो, इस इन तक। आई वॉज फ्लिंट्स फर्स्ट ऑफिसर, मैं फ्लिंट का फर्स्ट ऑफिसर था, यानी कैप्टन फ्लिंट जो थे, एक साहब थे कैप्टन फ्लिंट जो बहुत बड़े पायरेट थे, ये उनके फर्स्ट ऑफिसर थे। फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं सेकंड इन कमांड, यानी बस नेक्स्ट कमांड इनके पास थी। नंबर 1 वो थे तो नंबर 2 ये थे। एंड आई एम द ओनली वन हु नोज द प्लेस, और सिर्फ मैं ही हूँ जो वो जगह जानता है। ही टोल्ड मी व्हेन ही वाज डाइंग, उसने मुझे बता दी थी वो जगह जब वो मर रहा था। बट डोंट कॉल द लॉ अनलेस दे गिव मी द ब्लैक स्पॉट, लेकिन इन कानून वालों को, इन पुलिस वालों को उस वक्त तक नहीं बुलाना जब तक कि मुझे ब्लैक स्पॉट ना पकड़ाएं। एंड इफ़ यू सी द सी मैन विद 1 लेग, अगर तुमने वो बंदा देखा ना, वो एक टांग वाला आदमी, ही इज़ वर्स देन एनी ऑफ देम, ये उन सबसे ज़्यादा बुरा आदमी होगा। बट व्हाट इज़ द ब्लैक स्पॉट कैप्टन, लेकिन ये ब्लैक स्पॉट होता क्या है कैप्टन साहब, मैंने पूछा। तो ज़रा समझा दूँ कि यहाँ क्या बात हो रही है, पहले समझा दूँ फिर बात ब्लैक स्पॉट बताएंगे। कि ये कह रहा है कि भाई ये लोग तो मेरे पीछे आए हैं क्योंकि ख़जाना कहाँ दबा हुआ है ये बात मुझे पता है, और शायद मेरी चेस्ट, जो इनकी चेस्ट है, इसमें कोई राज है जिसमें कि जिससे पता चल जाएगा ख़जाना कहाँ दबा है। तो जो कैप्टन फ्लिंट के बाकी क्रू के मेंबर हैं, बाकी जो उनके जहाज़ पे काम करते थे, वो सब इसके पीछे लगे हैं, कि वो बिल के पीछे लगे हुए हैं कि वो उससे घी ताज़े ख़जाने का पता हासिल कर लें। इससे बचना चाह रहा था ये। तो उसने कहा अगर ये लोग मेरे ऊपर चढ़ दौड़े और इन्होंने मुझे ब्लैक स्पॉट पकड़ाने की कोशिश की, ब्लैक स्पॉट क्या भी आगे आता है, तो तुम बस मेरा एक काम ये कर देना कि तुम जाके पुलिस वालों को बुला लेना। फिर क्या होगा कि ना मैं रहूँगा ना ये रहेंगे। अगर इन्होंने मुझसे ख़जाना लूटने की कोशिश की, जो कि मैं समझता हूँ सिर्फ मेरा है, तो अगर इन्होंने लूटने की कोशिश की तो पुलिस वाले आ जाएंगे, और पुलिस वाले आ गए तो यही पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ा जाऊँगा, बात बराबर हो जाएगी। कुछ ऐसा प्लान बताने को कह रहा है, और कह रहे हैं कि लेकिन वो एक टांग वाला आए ना तो वो सबसे ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा बच के रहना होगा। तो उसने पूछा कि ब्लैक स्पॉट क्या है कैप्टन, तो अब ये बता रहा है दैट्स अ मैसेज बॉय, आई टेल यू इफ़ दे गिव मी दैट, कीप योर आइज ओपन जिम, हेल्प मी एंड आई गिव यू हाफ ऑफ एवरीथिंग आई हैव। देखो ये जो ब्लैक स्पॉट, में ब्लैक स्पॉट कह रहा ना, मुझे ब्लैक स्पॉट दे देंगे, मुझे ब्लैक स्पॉट एक मैसेज है। ये जिसको एक पायरेट का भी, किसी एक पायरेट को जब ब्लैक स्पॉट मिल जाता है तो उसके ऊपर लाजमी जिम्मेदारी होती है कि वो जाके जवाब दे उन लोगों को जिन्होंने उसको ब्लैक स्पॉट दिया होता है। जो उसकी टीम के मेंबर्स होते हैं, जो कि जिनके पास ये राइट होता है कि वो अपने टीम में किसी एक को, सब लोग मिलकर ब्लैक स्पॉट दें। तो यूँ कह लें जैसे आप 10 दोस्त हैं और आपने आपस में एक अहद किया कि अगर हमें से कोई एक ऐसा काम करेगा कि जिसको सब पकड़ के उसकी सज़ा दें, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको एक पर्ची पे लिख के देंगे कि तो पहले अपनी बात की वजाहत करो कि तुमने क्यों किया था। अगर वो वजाहत नहीं कर सका तो उसकी सज़ा होगी, और अगर ये पर्ची मिलने के बाद वो गायब हो गया, भाग गया, तो फिर सब मिलकर उसकी खूब पिटाई लगाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही ये ब्लैक स्पॉट था कि सारे क्रू ने मिलके इसको एक ख़त लिखना था कि तुम वजाहत करो कि तुम नक्शा लेके क्यों गायब हो गए, और अगर उसने वजाहत नहीं की तो फिर सबके लिए जायज़ हो जाता है कि वो उसको जान से मार देते। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन है ब्लैक स्पॉट का। तो ये बता रहे हैं ब्लैक स्पॉट एक मैसेज है, और मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में मज़ीद। तुम ज़रा अपनी आंखें खुली रखना जिम, और मेरी मदद करो, तो मैं जो कुछ मेरे पास आएगा मैं उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। He talked for a little longer then fell into a heavy sleep and left him.
एंड आई लेफ्ट हिम। उसने मज़ीद कुछ देर बात की, उसके बाद बड़ी गहरी नींद सो गया और फिर मैं उसको छोड़ के चला गया। अ कपल ऑफ डेज लेटर एट अबाउट 3 o'clock in the afternoon I was standing at the door of the inn when I saw a blind man coming along the road। एक दो दिन के बाद तकरीबन 3 बजे होंगे दोपहर के, मैं वहाँ खड़ा था दरवाजे में अपने होटल के, जब मैंने देखा एक अंधे आदमी को सड़क की तरफ आते हुए, सड़क के साथ साथ चलते हुए आते हुए। ही वॉज फीलिंग हिज वे विद अ स्टिक। वो अपना रास्ता एक लकड़ी से तलाश कर रहा था, मतलब लकड़ी की मदद से रास्ता ढूंढ रहा था। विल एनी काइंड फ्रेंड टेल अ पुअर ब्लाइंड मैन वेयर ही इज़। क्या कोई मेहरबान आदमी बताएगा एक अंधे आदमी को कि वो कहाँ पहुँच गया है? क्या कोई मुझे बताएगा मैं कहाँ आ गया हूँ? ही सैड, उसने कहा। अच्छा जी। You're at the Admiral Bamboo Inn, Black Hill Cove, my good man, I said। मैंने कहा कि आप जनाब एडमिरल बैम्बो वाले होटल में मौजूद हैं, जिसका नाम एडमिरल बैम्बो है, जो कि ब्लैक हिल कोव के ऊपर वाक़ है। वो अच्छे आदमी। आई हेयर अ यंग वॉइस। अरे मुझे तो कोई नौजवान की, किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है। ही सैड, उसने कहा। विल यू गिव मी योर हैंड माई काइंड यंग फ्रेंड। भाई प्लीज़, क्या मुझे अपना हाथ पकड़ा देंगे मेरे बड़े अच्छे से प्यारे से बच्चे? एंड टेक मी इनसाइड, और मुझे अंदर ले चलेंगे। आई हेल्ड आउट माई हैंड, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड द टेरेबल सॉफ्ट स्पीकिंग आईलेस मैन टुक होल्ड ऑफ इट लाइक अ डॉग बाइटिंग अ बोन। और उस खतरनाक, इतने प्यार से और इतने प्यार से बात करने वाले और अंधे आदमी, मगर इतने ख़तरनाक आदमी ने, खौफनाक आदमी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कोई कुत्ता जो है ना हड्डी पकड़ लेता है। ही पुल्ड मी वायलेंटली टुवर्ड्स हिम। उसने जो बड़े ज़ोर से, ज़बरदस्ती से मुझे अपनी तरफ खींचा। नाउ बॉय, ही सेड, अब मेरी बात सुनो लड़के। टेक मी टू द कैप्टन और आई ब्रेक योर हार्म। मुझे उस कैप्टन तक ले जाओ, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। एंड आई हैव नेवर हर्ड अ वॉइस सो क्रूअल एंड कोल्ड। और इससे ज़्यादा जालिम और ठंडी आवाज़ ना मैंने पहले कभी नहीं सुनी, जो कमर के अंदर ठंड की पूरी एक लहर दौड़ा दे। I was so frightened by the blind man's violence that I obeyed him without question। मैं इतना ज़्यादा डर गया था उसके इस तशद्दुद से कि मैंने बिल्कुल बगैर सवाल किए उसकी सारी बातें मानना शुरू कर दी। द कैप्टन saw the blind man and a look of fear passed across his face। कैप्टन ने उस अंधे आदमी को देखा और एक खौफ का तासुर उसके चेहरे पे से गुजरा। Sit where you are, Bill, said the blind man। उस अंधे आदमी ने समझ भी किया, वो अंधा आदमी, कि यहाँ बिल मौजूद है, तो उसने आवाज़ लगाई, तुम जहाँ कहीं हो वहीं बैठे रहना बिल। आई कॉन्ट सी बट आई कैन हियर अ फिंगर मूव। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक उंगली भी अगर हिलेगी तो मैं महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। होल्ड आउट योर राइट हैंड। अपना सीधा हाथ बाहर निकालो। आई वॉच्ड हिम पुट समथिंग इन द कैप्टन्स हैंड। मैंने देखा कि उसने कैप्टन के हाथ में कुछ रखा। एंड नाउ दैट्स डन, और लो भाई अब ये काम पूरा हुआ। सेट द ब्लाइंड मैन एंड क्विकली वेंट आउट ऑफ द इन। अंधे आदमी ने कहा और जल्दी से इन से बाहर निकल गया, उस होटल से बाहर निकल गया। आई हर्ड हिज स्टिक टैप टैप टैपिंग अवे अलॉन्ग द रोड। मैं सुन सकता था उसकी जो स्टिक होती है ना अंधों की, वो टप टैप 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 करके, ठक 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 करके मारता हुआ जा रहा है और दूर जाता चला गया। द कैप्टन ओपन हिज हैंड एंड लुक्ड इनटू इट। 10 o'clock। कैप्टन ने अपना हाथ खोला और उसमें देखा तो लिखा था 10 बजे। ही क्राइड, उसने चीख मारी। एंड जम्प्ड अप, और उछल के खड़ा हुआ। ही पुट हिज हैंड अराउंड हिज नेक। उसने अपना हाथ अपनी गर्दन के गिर्द रखा। मेड अ स्ट्रेंज साउंड, अजीब सी आवाज़ निकाली। एंड फेल फेस डाउन ऑन द फ्लोर लाइफलेस। और फिर अपने मुंह के बल गिर पड़ा ज़मीन पे, बिल्कुल मुर्दा। लाइफलेस, बिल्कुल मुर्दा, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ऑन द फ्लोर क्लोज टू द कैप्टन हैंड वॉज अ लिटिल राउंड पीस ऑफ पेपर। ज़मीन पे कैप्टन के हाथ के पास एक छोटा सा गोल कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। ब्लैक एंड ऑन वन साइड, एक तरफ से वो काला किया गया था। आई हैड नो डाउट दैट दिस वॉज द ब्लैक स्पॉट। मुझे कोई शक नहीं था कि यही था वो पैगाम जिसको ब्लैक स्पॉट कहा जा रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज सम राइटिंग। दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? यू हैव 10 o'clock टू नाइट। तुम्हारे पास आज रात 10 बजे तक का वक्त है। आवर ओल्ड क्लॉक रिमाइंड मी इट वॉज नाउ 6। और जो हमारे कमरे में घड़ी लगी हुई थी पुरानी सी, तो उसको देख के मुझे याद आया कि 6 तो बज ही गए हैं। क्या क्या बात हुई यहाँ पे कि वो जो लाइनमैन था वो भी उसी के क्रू के लोगों में से एक था, और उसने जो है वो इनको आके ब्लैक स्पॉट यानी वो पैगाम पहुँचा दिया था कि रात को 10 बजे तक हमें आके वजाहत पेश करो कि तुम क्यों भागे ख़जाने के नक्शा लेकर, और अगर तुम नहीं आए तो हमें इस बात की इजाज़त होगी कि हम सब मिलकर तुमको जान से मार देंगे। तो ये इस मैसेज में बात छुपी हुई थी, लिखी भी नहीं है, लेकिन इस मैसेज का ये मतलब था ब्लैक स्पॉट का। तो
कैप्टन को जब ब्लैक स्पॉट मिल गया, ये जो बिल को ब्लैक स्पॉट मिल गया, तो ये गुस्से से खड़ा हुआ कि भागे, और फिर उसका दम घुटना शुरू हो गया। तो हुआ क्या था कि इसको दिल का दौरा पड़ गया था। तो इसने अपना हाथ, जब दिल का दौरा पड़ा तो सांस नहीं आ रहा था, उसने हाथ अपने गर्दन पे रखा। ठीक है, ये बात आई थी यहाँ पे। ही पुट हिज हैंड अराउंड हिज नेक, अपनी गर्दन पे हाथ रखा है कि सांस नहीं आ रहा, गले को दबाना शुरू किया और अजीब सी आवाज़ें उसके मुंह से निकलना शुरू हुई और फिर अपने मुंह के बल ज़मीन पे गिर गया और मर गया। ठीक है जी, तो ये कहानी इन्होंने ट्रेजर आइलैंड से ली है, आब्रिज की है। आब्रिज का मतलब क्या होता है कि एज इट इज़ नहीं उठाई, बल्कि कहानी में तब्दीलियाँ की हैं अपने हिसाब से, जो कि आप लोगों को ताकि आसानी से समझ में आ सके। कहीं शॉर्ट की है, कहीं अल्फाज तब्दील किए हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। और हो सकता है आप में से बात बच्चे पूरी ना पढ़ पाएँ, क्योंकि काफ़ी लंबी कहानी है। उस ज़माने में कहानियाँ काफ़ी डिटेल में लिखी जाती थी, आजकल बच्चों को थोड़ा फास्ट पढ़ने की आदत है। तो इसकी ना पूरी कहानी भी एवरेज मौजूद है, जिसमें एग्जैक्टली वो उतनी एक एक लफ्ज़ इतनी तफसील से नहीं लिखा हुआ, थोड़ा आसान करके और थोड़ा अल्फाज कम करके उन्होंने थोड़ा जल्दी जल्दी गुजार दी कहानी। तो आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। वो तो कुछ शायद अराउंड 100 पेज की किताब है खाली। ठीक है जी, तो अब आते हैं सवाल जवाब की तरफ। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि जनाब, सवालों के जवाब आप ख़ुद लिखने की आदत डालेंगे, ताकि आप ये कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें कि इम्तिहान वाले दिन आप याद किए बगैर जा सकते हैं। आपको सवालों के जवाब सिर्फ चैप्टर समझने की वजह से लिखने आते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके सवालों के जवाब समझ के ख़ुद करने की कोशिश करेंगे और उसमें जो गलतियाँ होंगी वो किसी से करेक्ट करवाएंगे। फिर उन करेक्शंस की मदद से अगली दफ़ा सवाल के जवाब और बेहतर होंगे, और फिर अगले चैप्टर के जवाब और बेहतर होंगे, फिर अगले चैप्टर के जवाब और बेहतर होंगे। यूँ बाय द एंड ऑफ द बुक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये कॉन्फिडेंस रखते होंगे कि आपको पता होगा कि आप जवाब खुद लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको रट्टा लगाने की, याद करके जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप चैप्टर समझेंगे, जवाब खुद ही एग्ज़ाम में कर लेंगे। ठीक है जी, तो बस इसमें आपको सवालों के जवाब की अटैम्प्ट करनी है और किसी टीचर से चेक करवाना है। कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि सर ये जवाब लिखा है, बताइए कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वरना तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने अपना एड्रेस भी दे दिया है। कोशिश कीजिए बराए मेहरबानी, प्लीज़ प्लीज़, कहीं से छापा नहीं लगाइए जवाबों का। जवाब आपको लिखे यूट्यूब पे, चूँकि बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जवाब एज़ इट इज़ लिख के दे देते हैं और बता देते हैं वीडियो में शुरू में ही कि हम पूरे पूरे जवाब को बता देंगे और आप छाप लो वहाँ से। अब समझ में कुछ आया हो ना आया हो, आप जवाब वहाँ से छाप लो, तो फिर ये मज़ा नहीं आया ना भाई। तो कोशिश कीजिएगा कि जवाब खुद लिखें। मैं जितना हो सकता है उतना अच्छे से अच्छा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इतनी लंबी बात के बाद अब शुरू करते हैं कि से पहले सवाल में क्या पूछा है। हु इज़ टेलिंग द स्टोरी, कहानी कौन सुना रहा है। व्हेन डिड द स्टोरी टेक प्लेस। अब इसके जवाब लिखने के कई अंदाज हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिम इज़ टेलिंग द स्टोरी, क्या नाम है इसका पूरा, जिम हॉकिंस। जिम हॉकिंस इज़ टेलिंग द स्टोरी, इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। या कह सकते हैं द पर्सन हु इज़ टेलिंग द स्टोरी इज़ जिम हॉकिंस। तो ये जवाब लिखने के कई अंदाज हो सकते हैं, दोनों तीनों चलेंगे। कब हुई थी दिस स्टोरी, टुक प्लेस अ लॉन्ग टाइम अगो इन 1700s। 1700s को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 1700s। ठीक है, तो वे डिड द स्टोरी टेलर लिव, स्टोरी टेलर कहाँ रहता था। स्टोरी टेलर लिव्ड, लिव्ड होगा क्योंकि सवाल में डिड है, तो द स्टोरी टेलर लिव्ड और फिर बता दीजिए कहाँ रहता था। हु केम टू स्टे। अच्छा, अब जवाब आपको एक लाइन से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है। आप क्लास 5 में आ गए तो आपने बताना है कि कहाँ रहता था, तो उसके इन का नाम बताइए, जो कौन सी कोव के ऊपर थी, जो कहाँ वाक़ई थी, तो ये थोड़ा सा तफसील बता दीजिएगा। हु केम टू स्टे, कौन आया था रहने के लिए। तो बस टू स्टे ही लेना है सवाल में से, केम टू स्टे ही लेना है, बाकी हु से पहले आपने जवाब बताना है कि वो एक आदमी आया था, एक सेलर था, बूढ़ा था, किस टाइप का था, चेहरे पे क्या था, साथ में सामान क्या लेके आया था। तो ये चीज़ें बता दिएगा और फिर आगे लिख दीजिएगा केम टू स्टे। अ मैन विद अ डैश विद अ डैश विद अ डैश 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 केम टू स्टे। ठीक है। व्हाट क्वेश्चन डिड द विजिटर आस्क एवरी डे, हर रोज़ वो सवाल, वो मेहमान क्या सवाल करता था। तो क्या सवाल करता था भाई वो, एवरी डे द विजिटर आस्क्ड, डिड की वजह से आस्क्ड हो जाएगा। क्या पूछता था कि कहीं कोई दूसरा सीमैन तो नहीं गुजरा यहाँ से। व्हाट डिड द विजिटर लुक लाइक, उसकी शक्ल कैसी थी। चलो भाई आप ये तफसील से बता दिएगा, उसके चेहरे पे क्या था, उसका हुलिया कैसा था, उसके बाल कैसे थे, कपड़े कैसे पहनता था, इस तरह की चीज़ें बता दीजिएगा। व्हाट डिफरेंस वर देयर बिटवीन कैप्टन एंड डॉक्टर ल्यूइस, ये तो पूरा एग्जैक्टली उसने बताया हुआ है कि मैं देख के बड़ा सोच रहा था कि क्या, कहाँ डॉक्टर ल्यूइस और कहाँ कैप्टन, कितना फ़र्क है इनकी बात करने के अंदाज में, इनकी इसमें। तो द डिफरेंसेस बिटवीन कैप्टन एंड डॉक्टर ल्यूइस वर
और फिर यूँ करके बता दिएगा दैट डॉक्टर लिविजी was this and this and captain was like this and this. ऐसे है जवाब लिखेंगे इसका. How do we know that the captain is scared by the stranger's arrival? We know that captain is scared by the stranger's arrival because, और यूँ करके बता दिएगा क्यों scared है. वो नहीं बताया था उसने कि वो शक्ल देखते ही उसका रंग उतर गया था और ऐसी कोई बात हुई थी, है ना. कहाँ गई ये, यहाँ कहीं थी ना बात. ये देखें, ये कलर वेंट फ्रॉम हिज फेस, है ना. एंड लुक ओल्ड एंड सिक, तो ये 3 बातें हो गई. एंड टर्न क्विकली, ही टर्न क्विकली, कलर वेंट फ्रॉम हिज फेस एंड ही लुक ओल्ड एंड सिक. तो ये सारी बातें बताती हैं कि वो स्ट्रेंजर के अराइवल से स्केयर्ड था. व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट स्ट्रेंजर्स अपीयरेंस? उसकी अपीयरेंस के बारे में क्या अनयूजुअल था? द थिंग दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्ट्रेंजर्स अपीयरेंस वाज, और फिर करके या इज़, व्हाट इज़ है तो जवाब में इज़ ही आएगा. द थिंग दैट इज़ अनयूजुअल अबाउट स्ट्रेंजर्स अपीयरेंस इज़, क्या है जी वो, कि उसके हाथ की 2 उंगलियां गायब थी, ऐसे ही कुछ था ना. तो ये बता दीजिएगा. वाई आर जिम्स पेरेंट नॉट अराउंड टू हेल्प? जिम के वालिदैन करीब क्यों नहीं है? जिम के पेरेंट्स वहाँ, जिम्स पेरेंट्स आर नॉट अराउंड टू हेल्प बिकॉज, और फिर आप बता दीजिएगा कि उसके अब्बू बहुत बीमार हैं और उसकी अम्मी हर वक्त उनकी तीमारदारी में लगी रहती हैं, इस वजह से वो मौजूद ही नहीं है. वट आर जिम्स इम्प्रेशंस ऑफ द ब्लाइंड मैन? व्हेन एंड हाउ डज हिज ओपिनियन चेंज? शुरू में उसका क्या फ़ैसला था, क्या अंदाज़ा था उस ब्लाइंड मैन के बारे में, और फिर वो कब तब्दील हुआ? तो शुरू में उसका क्या था? एट फर्स्ट द ब्लाइंड जिम्स इम्प्रेशन अबाउट द ब्लाइंड मैन वर, क्या इम्प्रेशंस थे? कि वो एक बेचारा गरीब आदमी है जो लंगड़ाता हुआ आ रहा है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा. उसकी जो फीलिंग से अंदाज़ा होता है कि क्यों उसने उसकी मदद की होगी. और फिर कब ये बदले? These impressions changed when the blind man asked for help and he gave him his hand. And once he gave him his hand, the blind man grabbed his hand like a dog grabs a bone. और फिर यहाँ से उसके ओपिनियन बदलना शुरू हो गया जब उसने थ्रेटन किया कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, और फिर उसको अंदर लेके गया तो वो समझ गया कि ये तो बहुत ख़तरनाक आदमी है. ठीक है भाई. तो यूँ इस जवाब का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देना है. तो भाई ये आपको चैप्टर भी समझ में आ गया, सवाल भी समझ में आ गए. मज़ीद कुछ पूछना है तो कमेंट्स में आप आराम से पूछ रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है. और देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब करके देता है. देखिए मैंने अच्छे खासा बता दिया आपको सवालों के बारे में. अब ये थोड़ी सी हिम्मत और कर लें आप तो शाबाश जवाब को ज़रूर लिख लेंगे आप. ठीक है. तो इसके साथ ही हम एंड करते हैं. उम्मीद है किसी अच्छे से लेक्चर के साथ, अच्छे से लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.